कि हमारा सदियों से भाईचारा है, हम हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी है, यह दुनिया का दूसरा बड़ा झूठ है। वंदे मातरम के जब नारे लगते थे, वंदे मातरम जब गाया जाता था, तो भारत के युवाओं में, उस वक्त के लोगों के अंदर एक पुरुषार्थ की भावना पैदा करते थे, एक जोश पैदा करते थे। लेकिन 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर जो लोग खजूर तोड़ रहे थे, उनको यह बड़ा नागवार गुजरा कि वंदे मातरम हम पूरा नहीं गाएंगे, क्योंकि उनकी फिलॉसफी और उनकी किताब कहती है कि हमारा सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। तो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के सामने सर ही नहीं झुकता था, लमले लेट जाते थे, तो वो अल्लाह था क्या? उन लोगों को बड़ा नागवार गुजरा कि हम भारत मां की वंदना करते हुए सर नहीं झुकाएंगे। विवाद हुआ इस पे, तो क्योंकि वो चाचा नेहरू तो एक समय में 15-20 काम रहते थे, उनको बिजी रहते थे, तो उनको लगा कि इसको जल्दी से निपटाओ। तो उसके अंदर कुछ ऐसे लीडर जो भारत में रहे, भारत में रहने के बाद पाकिस्तान चले गए, वो सब इकट्ठे हो गए और नेहरू जी सब लोग मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे, इससे देश के मुसलमानों की भावनाएं जो हैं वो आहत होती है। तो बातचीत हुई और उसके बाद एक फैसला 1937 में लिया गया कि अब से सिर्फ वंदे मातरम का एक पैराग्राफ गाया जाएगा, और बात आगे बढ़ गई। जिसके मन में अपनी संस्कृति और आस्था और परंपराओं के प्रति आग होती है, वो भूलता नहीं है, सही समय आने पर सही तरीके से बात रख देता है। सरदार पटेल को यह बात याद थी। नेहरू जी ने उनसे जब यह कहा कि आप उसका इंतजाम करें कि आजादी की घोषणा के बाद संसद में वंदे मातरम बजे, उनकी सुई 1937 पर अटकी हुई थी। सरदार पटेल साहब ने उस वक्त देश के एक बहुत जाने माने संगीतकार को फोन किया। वो मुंबई में नहीं थे उस वक्त, वो मद्रास में थे, और लैंडलाइन के कारण बार बार कॉल और इमीडिएट कॉल नहीं हो सकती है। सरदार ने फोन करके छोड़ दिया, फिर उनके यहां से कॉल आया, सरदार साहब से टेलीफोन पे बात कराई गई। तो सरदार साहब ने उस संगीतकार से कहा कि मैं चाहता हूं कि संसद में जब आजादी की घोषणा हो जाए तो आप वंदे मातरम गाएं। लेकिन मैं कभी कभी अपने पूर्वजों पे इसलिए गर्व करता हूं, क्या कद के लोग थे। अगर आज आप किसी से कह देते तो वो ये भी कहता कि मैं वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मुझे राज्यसभा चाहिए। ऐसे कद्दावर लोगों को जब कोई राष्ट्र भुला देता है तो उसमें चापलूस और दलाल ही पैदा होते हैं। उसने बड़े संगीतकार ने पटेल से कहा, मेरी एक शर्त है, मैं दिल्ली आऊंगा, वंदे मातरम भी गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल ने कहा, बताइए। बार बार जब भी मैं किस्सा सुनाता हूं तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं। जिसको फोन किया था उन्होंने अपनी शर्त रखी। उन्होंने कहा, सरदार साहब, मेरी एक छोटी सी शर्त है, मैं आने के लिए तैयार हूं, वंदे मातरम गाने के लिए तैयार हूं, मेरी सिर्फ इतनी शर्त है कि इस खंडित भारत में मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल ने कुछ नहीं जवाब दिया,
सरदार पटेल ने कहा मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं। वो आ गए दिल्ली। चाचा नेहरू इधर से उधर शेरवानी पहने घूम रहे थे। चाचा नेहरू मंच पे गए, उन्होंने अपनी अंग्रेजी में स्पीच दी, क्योंकि वो भारतीयों को कम और लॉर्ड माउंटबेटन के पिताजी को ज्यादा बताना चाहते थे। अपनी स्पीच देकर के नीचे उतरे तो उन्होंने सरदार साहब की तरफ देखा। सरदार साहब ने हाथ से कहा इंतजाम हो गया है। मुझे कभी कभी लगता है सरदार साहब ने कहा कि तुम्हारा भी काम आज हो जाएगा, इसी अंदाज में उन्होंने कहा। और जिस शख्स को उन्होंने बुलाया था, मुझे दुख है, हमारी पीढ़ी, हमसे पहले की पीढ़ी और हमसे बाद की पीढ़ी अजीबो गरीब टाइप के संगीतकारों के नाम याद रखती है, लेकिन उस संगीतकार का नाम इस राष्ट्र को नहीं पता है। आज उनका कोई वारिस नहीं है, किसी पार्टी की लाइन में नहीं लगा, पद्म अवार्डों की लाइन में नहीं लगा, लेकिन कुछ काम, कुछ बातें कर्नल आर.एस. सिंह, जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, अंकुर शर्मा, हम जैसे लोगों के ही भाग्य में लिखी थी। सरदार पटेल ने जिन संगीतकार को बुलाया था, उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर मंच पे गए, जिस पार्लियामेंट के ऊपर अक्सर आप डिबेट देखते हैं, और उन्होंने 9.25 मिनट में 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम आजाद भारत की पार्लियामेंट में गाया। और दूसरे दिन 10:30 पर ऑल इंडिया रेडियो से उसका दोबारा प्रसारण हुआ। मेरा एक साधारण सवाल है, कोई पार्टी लाइन पे नहीं है किसी, अगर आजाद भारत की संसद में जो हुआ है, मैं उसको मानूंगा, या 1937 में किसी के साथ किसका क्या समझौता हुआ उसको मानूं? इस दौर में फिर आपको एक मौका मिला है, और इसलिए बार बार कहता हूं चिल्ला चिल्ला के, यहां हो सकता है कुछ नए टिकटार्थी भी आए हों, वो टिकट लेने वाले हों, चुनाव होने वाला है, मैंने सुना है आपके राज्य में नेता भीड़ देख के रुक जाते हैं, उन्हें पता नहीं होती भीड़ कौन सी है। हो सकता है भूतपूर्व बैठे हो और अभूतपूर्व भी यहां बैठे होंगे, लेकिन आज भी ये मेरे और आपके भाग्य में लिखा है कि 2022 के भारत में अनादिकाल से जो सभ्यता थी, उस सभ्यता के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ हुई, लेकिन हम बदलने की इस प्रक्रिया के हिस्से भी बन रहे हैं और बदलते हुए देख भी रहे हैं। इसलिए इसकी कैंपेन कर रहा हूं, चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, 100 लोग हो, 10,000 हो, 50,000 हो, ये बात तथ्यों पर रख के कहता हूं। बहुत ऐसे महान लोग आए, लेकिन उस समय नहीं था सही। हो सकता है उनके मन में भी बहुत सारी बातें रही हो, लेकिन विचारों को वो समय नहीं मिला। लेकिन ये बिल्कुल राइट टाइम है। कम से कम 1000 साल की हिस्ट्री का आप अध्ययन करें तो जिस पोजीशन में आज सनातनी हिंदू खड़ा है, ये मौका नहीं था। इसलिए अपनी बात को बिना लाग लपेट के, इस बात की चिंता करे बगैर कि कौन नाराज होगा, कौन रूठ जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। और इस कैंपेन को आपके बीच में इसलिए बोल रहा हूं कि दक्षिण भारत में आपके राज्य में 2 सभाएं हुई,
तब बोलते बोलते मेरे दिमाग से यह बात निकल गई, लेकिन मैंने इसको शुरू में इसलिए लिया कि आपके बीच में श्रीमती उमा शर्मा जी ने जिस आवाज में इसको गाया, जितनी कुशलता के साथ गाया, जितनी भाव के साथ गाया, मुझे लगता था कि इस इशू को पहले बता दूं, नहीं फिर भूल जाऊंगा। आज भारत की संसद करीब करीब बनके तैयार हो गई है। अभी दुनिया को नहीं पता कि उस संसद में क्या क्या है। मेरा यकीन मानिए, मैं मजाक में कहता हूं, जिस दिन भी उसका उद्घाटन होगा, कुछ लोग अपने घरों की छतों पे चढ़ेंगे और सुसाइड कर लेंगे। लिहाजा वो संसद, सुना है कि अगला सत्र वहीं होगा। जब भी होगा तब तक मंचों से बोलने से कुछ लोगों को लगता है कुछ नहीं होता। हां, मंचों से टिकट की भीख मांगने से टिकट नहीं मिलती, मंचों से बोलने से, जिस सुभाष चंद्र बोस को हजारों मीटर जमीन में दफन कर दिया था कुछ लोगों ने, मंचों से बोलने ही से वो आदमी आज दिल्ली के इंडिया गेट पे खड़ा हुआ है। कोई पार्टी ने एजेंडा नहीं चलाया, बड़े से बड़े संगठनों ने एजेंडा नहीं चलाया, ये 10-12 लोगों ने एजेंडा चलाया। आपकी बात तथ्यों पे थी, तर्कों पे थी। अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, नाना दादा के लिए कुछ सरकार से मांगा नहीं। तब सुभाष चंद्र बोस के कागज को डीक्लासिफाई भी किया और 26 जनवरी जो 24 जनवरी से शुरू होती थी, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी से शुरू होने लगी। और जिस इंडिया गेट पर 1968 तक भारत भूमि में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी थी, हमको शर्म नहीं आती थी। हम दुनिया में बड़े महंगे कपड़े पहनकर जाते थे और अंग्रेजी बोलते थे। ओहो, कितने ज्ञानी लोग हैं, लोग आपको देख के हंसते होंगे। 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया है, 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हो गया है, गणतंत्र भी बन गया है, लेकिन जॉर्ज पंजम सत्ता के केंद्र में सबसे ताकतवर जगह उसकी मूर्ति खड़ी थी। आपके बच्चे पूछते होंगे, पिताजी आप झूठ बोलते हो, यह आजाद हुआ है देश। तब जाकर के वहां सुभाष की मूर्ति लगी। फिर एक कैंपेन चलाई कि आजाद भारत के राष्ट्रपति भवन, उसमें राष्ट्रपति रहता है, आजाद है, तो फिर इस राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन कहां से आ गया? इसी मंचों से बोले। आवाज सुनाई दी आपको? कितनी जोर की आवाज हुई है? मूर्ति भी लगी, राजपथ कर्तव्य पथ हुआ, और जब कर्तव्य करते करते आप मूर्ति से राष्ट्रपति भवन जाके टहले तो पता चला कि यहां भी मुगल बैठा है। अभी हफ्ते भर पहले उसका नाम बदलकर उद्यान कर दिया, अमृत उद्यान कर दिया। ये इसलिए है कि जब बच्चे आपके राष्ट्रपति भवन घूमने जाएंगे, जो शायद मैंने सुना है कि 10-15 दिन के बाद 1 महीने के लिए पब्लिक में खुलेगा, तो आपका बच्चा ये सवाल करेगा ना करेगा आपसे? वो ये नहीं कहेगा कि क्लास में क्या पढ़ाया गया है। वो तो जो अपनी आंखों से देख रहा है वो ये कहेगा मुगल यहां भी मौजूद हैं, इनसे पीछा नहीं छूट रहा हमारा। और कुछ मुगलों के वारिस हैं जो इस बात पे आमादा है कि जिन्होंने भारत की मां बहनों के साथ दुराचार किया, इस संस्कृति को कुचला, उनका नाम जरूर रहना चाहिए। इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासतौर से उस समाज में
जिसको अपने इतिहास पे गर्व हो। इसलिए मैंने ये कैंपेन चला रहा हूं कि नई पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हो तो वंदे मातरम के बारे में, जिन्होंने पूरा वंदे मातरम गाया है, वीर रस में गाया है, उन्हें भारत रत्न भी मिला, लेकिन आज हमारे बीच में वो नहीं है। जब वो जीवित थी तो फिल्म इंडस्ट्री में एक कलाकार जिन्हें आप भरत कुमार के नाम से जानते हैं, जिनका असली नाम मनोज कुमार है, उनके माध्यम से हमने उनसे ये परमिशन ली कि हम इस कैंपेन को चलाने के लिए आपने जो आनंद मठ के अंदर 4 मिनट 42 सेकंड में जो पूरा वंदे मातरम गाया है, हम कैंपेन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करना चाहते। वो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने हामी भरी कि इतने अच्छे कार्य के लिए आप इसको फ्री में करिए। और ये मांग किसी को छोटा दिखाने, बड़ा दिखाने के लिए नहीं है। आप सब बोलिए, अपनी अपनी जगह बोलिए, 10 लोगों से बोलिए कि जब अगला सत्र पार्लियामेंट का हो तो स्वर्गीय लता जी ने आनंद मठ में वीर रस में जो वंदे मातरम गाया है, भारत की संसद में एक स्टेंजा नहीं, पूरा वंदे मातरम गाया जाए। और इसका असर बताता हूं मैं। आप लोग सब टेलीविजन देखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उस जगह का नाम अक्सर किताबों में मिलता था। वो इसलिए मशहूर थी कि एशिया में सबसे कम लिटरेसी रेट था वहां। वहां से एक सांसद जीत के आता है। यह दृश्य आपने देखा होगा तो जरूर आपको तकलीफ हुई होगी। मैं तो वहां पैदा हुआ हूं, इसलिए मैंने वो दृश्य बहुत बार देखे हैं। एक एमपी भारत की संसद का सदस्य बनता है और इतने सारे लोगों के बीच में से उसको इस बात की शर्म नहीं आती कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, उसने कभी इसकी चिंता नहीं की। ये सिर्फ सनातनी करते हैं चिंता। जब भी वंदे मातरम जो भी बजता था, जैसे ही वंदे मातरम बजना शुरू होता था, वो उठ के पार्लियामेंट से चला जाता था, सबके सामने जाता था। किसी ने सवाल नहीं पूछा। अगर अधूरा वंदे मातरम गाने से संभल का समाजवादी पार्टी का एमपी शफीकुर रहमान बर्क उठ के चला जाता है, तो मैं कहता हूं पूरा गाइए, बाकी भी चले जाएंगे। इसलिए इस कैंपेन को चलाता हूं ताकि आने वाली नस्लें हमसे ये ना कहें कि सुबह से लेकर शाम तक राष्ट्रवाद, गेरुआ वस्त्र, 5-5 घंटे के प्रवचन, रोज नए नए सवाल। हिंदुत्व बिना इस्लाम के अधूरा है। हमें 40,000 साल पुराना डीएनए है। हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है? जिन्हें नहीं ढूंढना वो न ढूंढे, हम ढूंढते ढूंढते मरना चाहते हैं। हमको तुम्हारी दुकान पे नहीं आना है। जो चाटुकार तुम्हारी दुकानों पे जाते हो, तुम उनसे झूठ बोलो, हमसे मत बोलो। हम जब तक जिंदा हैं तब तक सिर्फ राष्ट्र के लिए बोलेंगे, अपनी दुकान चलाने के लिए नहीं बोलेंगे। इसलिए भ्रमित कर रहे हैं बहुत सारे लोग। उनकी चिंता क्या है मैं नहीं जानता। सच बोलने में भी किसी की चिंता हो सकती है, मुझे यह पहली बार लगता है। हर एक बयान, हर दूसरे दिन एक बयान। किसको कंफ्यूज कर रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो? तुम रहो ना रहो, यह राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्र रहना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है।